गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु में। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो पे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोग जो है कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का 11th क्लास की फिजिक्स का जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, उसका वीडियो नंबर 3 जो है हम लोग लेकर आ रहे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक है वो करने वाले हैं इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इससे पहले जो है हम लोगों ने 4 टाइप के प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और उसके बाद में आइसोकोरिक प्रोसेस होता है और एक आपका आइसोबारिक प्रोसेस होता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस जो होते हैं इन सभी को समझने के हमारे पास में 2 जरिए होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो होता है आपका जो आपका मैथमेटिकल प्रूफ होता है, मैथमेटिकल जो तरीके होते हैं उनसे हम लोग सोल्व करते हैं। एक आपका होता है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ देख के भी जो है हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर सकते हैं। तो उन ग्राफ को समझने के लिए हम लोग आज देख रहे हैं इंडिकेटर डायग्राम, यानी एक ऐसा डायग्राम होगा जो कि इंडिकेट करेगा हमको कुछ बताएगा उसके बारे में कि वो प्रोसेस जो है वो कैसा है, वो एडियाबैटिक है, वो आइसोबारिक है, वो आइसोकोरिक है, ठीक है। उस प्रोसेस में कितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो जितने भी इंफॉर्मेशन जो होती है हमको ग्राफ से मिलेंगी, तो इसलिए हम लोग इंडिकेटर डायग्राम को पढ़ते हैं। जनरली इस इंडिकेटर डायग्राम का नाम होता है पीवी डायग्राम। क्या होता है? पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम इसको इसलिए बोलते हैं बच्चों कि इसमें जो एक एक्सिस होती है उसके ऊपर हम लोग जो प्रेशर लेके चलते हैं और एक जो होती है उसके ऊपर हम लोग क्या लेके चलते हैं, वॉल्यूम लेके चलते हैं, ठीक है ना। प्रेशर और आपका जो वॉल्यूम है उसके बीच में क्या करना है, वेरिएशन लेके चलना है। तो जो इंडिकेटर डायग्राम होता है वो क्या होता है, इट गिव्स द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो भी वेरिएशन होगा, जो भी चेंज होगा, वो हमको ये डायग्राम बताएगा। इसके अलावा जो आपकी क्वांटिटी है, प्रेशर वॉल्यूम के अलावा जो क्वांटिटी है, टेम्परेचर है, आपका जो गैस कांस्टेंट है, वो क्वांटिटी जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइंड होगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे ग्राफ अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको इंडिकेटर डायग्राम का, तो यहाँ पे जो आपकी एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो हमें ध्यान रखना है जो आपका वाई एक्सिस है इसके ऊपर प्रेशर लेके चलना है और एक्स एक्सिस पे लेके चलना है बेटा वॉल्यूम, और यहाँ पे आपका हो गया ओरिजिन, ठीक है ना। तो कोई भी अगर मैं कोई भी ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ, कोई भी कर्व अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्व यहाँ पे ऐसे बनाई है इस प्रकार की, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी कोई भी गैस जो है वो पहले जो है इस स्टेट में है, ए स्टेट में है, और फिर बाद में वो बी पे आ गई है। ए से लेके बी तक जो है वो गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है, ठीक है ना। अगर वो एक्सपेंड हो रही है तो हमको यहाँ पे ऐसे सिंबल लगाना है एरो को नीचे की तरफ। अगर ये गैस एक्सपेंड की बजाय अगर कंप्रेस हो रही होती तो हमें एरो जो है ऊपर की साइड में लगाना होता है, ठीक है ना। तो कोई भी गैस है उसका हम लोग पॉइंट ए से लेके बी तक उसका ग्राफ को उसको स्टडी कर रहे हैं। तो ए पॉइंट पे उसका जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर जो है आपका T2 है। तो इनकी वॉल्यूम और प्रेशर और जो टेम्परेचर की जो वेरिएशन है वो हमको इस ग्राफ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये ग्राफ जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे वर्टिकल हो सकता है, ये आपका इस तरह की कर्व हो सकती है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है। लेकिन ग्राफ जो होता है उसको देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि जो ग्राफ है वो आपका आइसोथर्मल के लिए है कि एडियाबैटिक के लिए या फिर आपका आइसोकोरिक या आइसोबारिक के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीवी डायग्राम या फिर हम उसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा टॉपिक जो डिस्कशन करना था आपको इंडिकेटर डायग्राम के बारे में। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 जो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आपका ये वाला जो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको जो हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, बताओ, कांस्टेंट होता है। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब प्रोसेस जब होगा तो उस टाइम के दौरान जो है टेम्परेचर जो है उस सिस्टम का वो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर वही रहेगा। और अगर टेम्परेचर वही रहेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डेल्टा टी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। मतलब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है बेटा वो क्या होगा, 0 होगा। उसके अलावा जो है अपने को एक बात यहाँ पे और पता होती है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका U जो होता है, मतलब U का मतलब क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब जब तक हम लोग बॉडी को एक्स्ट्रा हीट नहीं देंगे, बाहर से हीट नहीं देंगे और अंदर से हीट कोई बाहर नहीं जाएगी, तो उस केस में जो है टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। और टेम्परेचर में चेंज जब तक नहीं आएगा, जब तक उसकी इंटरनल एनर्जी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे U जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। और U कांस्टेंट है तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये था आपका जो कौन सा प्रोसेस है, ये वाला आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात, आपको समझ में आ गई। अब सेकंड नंबर पे आपने क्या पढ़ना है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, 2 कंडीशन अपने को याद रखनी है कि वो 2 कंडीशंस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बेटा। तो वो पहला ही कंडीशन क्या है आपकी, पहली कंडीशन ये होती है, तो प्रोसेस शुड बी स्लो। पहले चीज ये है कि जो आपका प्रोसेस होगा वो बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, वेरी स्लो प्रोसेस होना चाहिए। धीरे धीरे होने का क्या फायदा है, जब प्रोसेस धीरे होगा तो उससे क्या होगा, उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई प्रोसेस बहुत फास्ट होता है तो वहां पे जो है एकदम से बहुत सारी जो है एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होती है एनर्जी। इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो मुझे प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे लेके चलना है। अब कंडीशन अगर पहले आपको पता चल गई तो दूसरी कंडीशन भी अपने आप निकल के आती है कि प्रोसेस अगर स्लो है तो उस केस में क्या होगा, द walls of container are conducting। मतलब जिस भी सिलेंडर में, जिस भी कंटेनर में, जिस भी बॉक्स में आप गैस लेके चल रहे हैं या कोई सिस्टम मान के चल रहे हैं, वो जो कंटेनर जो होगा उसकी जो वाल्स होंगी, आउटर बाउंड्री जो होगी वो आपकी कंडक्टर्स होनी चाहिए, मतलब गुड कंडक्टिंग होनी चाहिए। मतलब उसमें से हीट का ट्रांसफर आसानी से हो जाना चाहिए और आसानी से हीट वहां से अंदर आ सकती है और अंदर से बाहर जा सकती है। ठीक है ना, लेकिन स्लो प्रोसेस होगा तो हीट में जो भी चेंज आएगा वो उसकी टेम्परेचर को बढ़ाने नहीं देगा। ठीक है ना, उसके टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, कंडीशन पता चल गई। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनको हम लोग आइसोथर्मल बोल सकते हैं। नेचर में कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें आइसोथर्मल कंडीशंस फॉलो करती है, यानी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है उसके अंदर। ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे पहला सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्या, मेल्टिंग प्रोसेस। क्या होता है, मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस। और नंबर 2 पे होता है आपका बॉइलिंग प्रोसेस। यानी अगर कोई बॉडी क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, अगर कोई बॉडी मेल्ट हो रही है तो उस केस में जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग होता है बहुत धीरे होता है। आपको पता है कि मेल्टिंग बहुत धीरे धीरे होती है। तो जब कोई बॉडी धीरे धीरे मेल्ट होगी तो इसका मतलब प्रोसेस स्लो तो है पहली बात, और प्रोसेस स्लो होगा उसके साथ साथ में क्या होगा, उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रोसेस हम लोगों ने ढूंढा, उसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस और बॉइलिंग प्रोसेस। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते समझाते हैं। भाई मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या है, मैंने कुछ आइस लिए, बर्फ लिए, ठीक है ना, आइस। और ये वाला मैंने ओपन सिस्टम लिया है, मतलब ये जो ग्लास है वाटर का जो भी कंटेनर है ये वाला, इसमें आइस रखी हुई है, ओपन है ऊपर से। ठीक है ना, मतलब ये यहाँ पे नहीं कह रहा था कि वॉल्स ऑफ कंटेनर्स आर कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टिंग का मतलब आसानी से हीट जो ट्रांसफर हो जाए। लेकिन जब मैंने इसको ओपनिंग कर दिया तो हीट आराम से जाएगी। ठीक है ना, ये तो कंडक्टिंग से भी बहुत बढ़िया हो गया, तो मैंने इसको ओपन कर रखा है। अब क्या होगा देखिए, कुछ देर के बाद में ये कंडीशन जो है T = 0 पे मैंने मानी है। कुछ देर के बाद में क्या होगा देखिए, कुछ देर के बाद में ये जो आइस है इसका कुछ पार्ट, इस आइस का कुछ परसेंट जो है पार्ट वो पिघल जाएगा, तो आइस जो है वो ऐसे रह जाएगी देखिए, और इसका कुछ हिस्सा जो वाटर बन गया है। और आपको पता है कि आइस जो है वो वाटर में तैर रही होती है, ऊपर फ्लोट करती है, और उसका जो 9/10% जो है आपका 90% जो हिस्सा होता है वो वाटर के अंदर होता है, और 10% जो हिस्सा वो वाटर के बाहर होता है। इस सिचुएशन में है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो आइस का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। और कुछ देर के बाद में टाइम जब आपका T = मान लीजिए कि 10 मिनट हो गया, तो 10 मिनट के बाद में कंप्लीट आइस अभी तक मेल्ट नहीं हुई है, कुछ पार्ट इसका मेल्ट हो गया, तो यहाँ पे कुछ वाटर है, यहाँ पे पानी है, उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो आइस है उसका तो 0 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। अब जानते हैं कि जो आइस होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है, तो यहाँ पे जो बर्फ है वो आइस है जो 0 डिग्री पे है, यहाँ वाली आइस भी 0 डिग्री पे ही रहेगी, कॉमन सी बात है। लेकिन जो टेम्परेचर जो वाटर का होना चाहिए वो 0 से कम होना चाहिए, क्योंकि वाटर तो 0 पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पानी तो जब बनता है जब बर्फ पिघल जाती है, और बर्फ कब पिघलेगी, जब बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो है आइस जो है
उसका टेम्परेचर बढ़ा भी नहीं, फिर भी जो पानी बना है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही है, यानी ये पानी जो है इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, बढ़ा नहीं है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी भी ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये वाला वाटर, यानी स्टेट चेंज हो गई है, प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। कुछ देर के बाद में फिर से क्या होता है, कुछ देर के बाद में फिर से देखें तो अभी जो है 90% आइस जो पिघल गई है, अभी आइस का छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, ये टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और इस पानी का टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पानी अभी भी उतना ही ठंडा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, पानी गर्म नहीं हो रहा है अभी। फिर लास्ट में क्या होता है, जब पूरी आइस पिघल जाती है उस केस में जो पानी है वो जस्ट मेल्ट, अभी पिघली हुई है, अभी जस्ट खत्म ही हुई है, यहाँ भी पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर अब मैं इसको क्या करता हूँ, फर्दर कुछ टाइम रखता हूँ, तो उसके बाद में जो है आपका पानी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया 0 डिग्री से 10 डिग्री, 10 डिग्री से 15 डिग्री, उसके बाद में रूम टेम्परेचर तक जो है वो आपकी बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। इसका मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है मेल्टिंग प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, हीट जो है वो एक्सचेंज हुई, ट्रांसफर हुई बाहर वाले मीडियम के साथ में, सराउंडिंग के साथ में, लेकिन टेम्परेचर जो है वो आपका क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, आइस जल्दी नहीं पिघलती, बहुत धीरे धीरे पिघलती है। ठीक है, तो प्रोसेस स्लो हो गया और वाल्स कंडक्टिंग हुई। अगर मैं इस बर्फ को जो है ऐसे कंटेनर में डाल दूं जिसको, जो कि कैसा है, प्लास्टिक का है, या फिर जो बाहर से कोई हीट ना आ रही है उसके पास में, तो ये ज्यादा देर तक जमी रहेगी, पिघलेगी कम। ठीक है ना, तो वहां पे जो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही मतलब स्लो हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो क्या होगा, एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया, कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली आइसोथर्मल प्रोसेस की। अभी हम लोग क्या बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, वो होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। अब एन तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स मेरा 1 है, तो 1 नंबर ऑफ मोल्स है, तो एन की वैल्यू को हटा दे यहाँ से, तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ गया, पीवी इज इक्वल टू आरटी आ गया। अब पीवी इज इक्वल टू आरटी, ध्यान से देखो, यहाँ पे आर क्या है, कांस्टेंट है, और टीवी क्या है बताओ, टीवी कांस्टेंट है, तो ये पूरा ही क्या आ गया बताओ, कांस्टेंट आ गया, यानी पीवी इज इक्वल टू क्या आ गया, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्टेट। वैसे इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू बेटा एनआरटी होता है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो है पीवी इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट, क्योंकि एनआरटी के अंदर आपका एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और बेटा टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, इसलिए बोलेंगे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अभी जो है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी किसी भी दो अलग अलग टाइम पे हम लोग लें कि पहले प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतनी थी, बाद में प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम इतनी चेंज हो गई, तो उन दोनों की जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई वो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, कांस्टेंट आपका क्या आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपकी, यहीं पे डिस्कस करता हूँ इसका छोटा सा टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट। क्या है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। तो बेटा स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा 7 चैप्टर में, तो वो होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में m डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला होता है, C स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आपकी जो होती है हीट होती है आपकी, अपॉन m इज द मास, उसके बाद में जो होता है डेल्टा टी होता है चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस। अब मुझे बताइए कि जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें डेल्टा टी कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में m इंटू 0 एंड दैट इज C इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो आपको ये वाला भी याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए इनफाइनाइट आंसर आएगा, और इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होती है ये वाली होती है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम लोग ऐसा बोलेंगे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो आप इसको देख के ये भी बता सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा। अगला जो हम लोग करने वाले ग्राफ ही करने वाले हैं, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी पी वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो पीवी डायग्राम जो हमने पढ़ा था इंडिकेटर डायग्राम, उसमें कैसा ग्राफ आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा, जो हम लोग देखते आए हैं। ठीक है ना, इनवर्सली ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर है। आइसोथर्मल प्रोसेस में इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इंडिकेटर डायग्राम जो है पढ़ते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में देखो। ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस।
यहाँ पे आपका प्रेशर है, ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया, ठीक है। अब प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर जो है हम लोग ग्राफ बनाया हम लोगों ने, ये वाला ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसा आया है, एक ग्राफ जो ऐसा हो गया, एक और ग्राफ हमारा ऐसा हो गया। 3 अलग अलग ग्राफ हमने माने। कोई भी गैस जो उसको हम लोग जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू जो लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं पहले वाला जो टेम्परेचर T1 है, दूसरे वाला T2 है, तीसरे वाला T3 है, 3 अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने लेके चला ग्राफ को। यानी अगर मैं पहला प्रोसेस कर रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट T1 ही रहेगा, तो ये वाला T1 है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि T3 जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, T2 से, और ज़्यादा होता है किससे, T1 से। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जिसका आएगा उसका ग्राफ सबसे नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ है, इसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इस ग्राफ को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं किसकी, ये बता सकते हैं कि प्रोसेस आपका कैसा है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आइसोथर्मल जो होता है प्रोसेस आपका, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो ग्राफ आया है इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि स्लोप जो होता है वो होता है आपका dp/dv। क्या होता है, dp/dv। तो dp/dv की जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका स्लोप बोलेंगे। तो अगर आपको स्लोप निकालना हो पीवी डायग्राम का आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो कैसे निकालोगे, आप यूज करोगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या होती है, पीवी इक्वल टू क्या होती है बताओ, कांस्टेंट होता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस इक्वेशन को डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या आएगा, p इंटू डी, और यहाँ पे आएगा प्लस का v इंटू डी, और इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ से पी डी वी इज इक्वल टू आएगा माइनस का वी डी पी, लेफ्ट साइड को लेके गए राइट साइड में, यहाँ पे आएगा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस का वी डी पी। यहाँ से मुझे डी पी अपॉन डी वी चाहिए, तो डी पी अपॉन डी वी निकालो तो कितना आएगा बताओ, डी पी अपॉन में डी वी अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास आएगा माइनस का पी बाई वी, माइनस का पी बाई वी इज इक्वल टू डी पी बाई डी वी। यानी जो माइनस का पी बाई वी जो होता है वो क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द पीवी डायग्राम ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो माइनस का पी बाई वी से मिलेगा। अगर आपको प्रेशर गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, तो उनको डिवाइड कर दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए, आपको मिलेगा इसका स्लोप, ठीक है ना। तो स्लोप निकालने के लिए हमको ये वाला तरीका अपनाना है, ठीक है। उसके बाद में जो होता है, 2 टाइप के हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यानी 2 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस को समझेंगे। मान लो कि कोई गैस हमारे पास कंटेनर में है और उस गैस को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसकी वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। उस दौरान उस प्रोसेस को ऐसे करना है, बिल्कुल स्लो करना है, ताकि टेम्परेचर क्या हो, चेंज ना हो। दूसरा केस क्या है कि हो सकता है कि आपकी जो गैस है वो क्या करती हो, एक्सपेंड हो रही हो, मतलब आपकी वॉल्यूम जो बढ़ रही हो, डेंसिटी घट रही हो, प्रेशर घट रहा हो। उस केस में भी अपने को प्रोसेस बहुत धीरे धीरे लेके चलना है, यानी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और एक होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। तो 2 होते हैं। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जो ग्राफ है वो आपको कुछ ऐसा आएगा, ये वाला प्रेशर और यहाँ पे हो गया वॉल्यूम, ये 0 हो गया। तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा आपका। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये लीजिए ये वाला, ठीक है। एरो हमको नीचे की तरफ लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V2 वॉल्यूम है, और यहाँ पे प्रेशर आपका कितना है, P1 है, यहाँ पे प्रेशर आपका कितना है, P2 है। तो देखिए जब वॉल्यूम आपका V1 था तो प्रेशर आपका कितना, P1 है, यानी प्रेशर जो है P1 है, और P1 ग्रेटर देन क्या है, P2 है, और V1 ग्रेटर देन क्या है बताओ, V2 है। तो जब प्रेशर आपका P1 था तो वॉल्यूम कितनी थी, कम थी। प्रेशर ज़्यादा था तो वॉल्यूम कम थी, और फिर बाद में क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपकी घट रही है, बढ़ रही है, तो प्रेशर आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये वाला ग्राफ जो है ये हमको इंडिकेट करेगा किसके बारे में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में ग्राफ कैसा आएगा बताओ। कंप्रेशन में जो ग्राफ वो ऐसा आएगा, यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका P है, ये आपका V है, ये आपका O हो गया। तो आपका जो कंप्रेशन जो होगा उसमें एरो जो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया कुछ ऐसा, ये लीजिए एरो ऊपर की साइड में बना दिया मैंने, और यहाँ पे जो है वॉल्यूम V1 हो गई, यहाँ पे वॉल्यूम V2 हो गई, यहाँ पे जो प्रेशर जो है वो क्या हो गया, P1 एंड P2 हो गया। एरो इंडिकेट करेगी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है कि आइसोथर्मल क्या है, कंप्रेशन जो है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये कंप्रेशन और ये एक्सपेंशन है, ठीक है। तो दो टाइप के कंप्रेशन और एक्सपेंशन आइसोथर्मल होते हैं, ये इसका स्लोप है, ये इसका जो है ग्राफ है, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है नेक्स्ट। ये आपका जो सिलेबस में है तो 3 नंबर का जो है पूछा जाता है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।